खुद समझिए कि उस केसीआर की मानसिकता, और केसीआर ने भी तुरंत हाँ कर दिया, कैश ऐसे ही छोड़ के वो केसीआर भी इस बस के अंदर पहुंच गए। हिंदू की बेटी सुरक्षित है ना, तो मुसलमान की बेटी सुरक्षित है। इससे अच्छा कि हिंदू मुसलमान के साथ गलत काम किए। आप खुद समझिए कि हम कैसे समाज में रह रहे हैं। वो केसीआर ने ना तो उस बच्ची को बचाने की कोशिश करा, ना तो ड्राइवर जो बगल की बस से आके उस बस के अंदर घुसे थे, वो ड्राइवर ना तो बचाने की कोशिश करा। और ये दोनों ड्राइवर कंडक्टर, ये दोनों तो थे सिख ईसाई किसी भी धर्म से आप क्यों ना है, लेकिन बलात्कार की कोई धर्म नहीं होता, अपराधी के कोई धर्म नहीं होते। तो हमें इस मानसिकता को बदलना। उसमें भी दो हैवान बैठे हुए थे, वो दोनों हैवान आते हैं और उसके बाद उस बस के अंदर घुस जाते हैं। जाने के बाद देखते हैं कि उस बच्ची के साथ ये दोनों ड्राइवर कंडक्टर हैवानियत कर रहे हैं, तो वो दोनों भी कह रहे हैं कि हमें भी। आज आपको मैं ऐसी एक समाज से मुलाकात करवाती हूँ जिस समाज में आप और हम रहते हैं। लगातार उस समाज में हम लोग रहते हैं, लेकिन उस समाज में ऐसे कुछ लोग भी रहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के जिस्म के भूखे हैं। उनको ना तो बच्ची दिखाई देते हैं, ना तो कोई महिला दिखाई देते हैं, ना तो बुजुर्ग दिखाई देते हैं। हम सोचते हैं कि महिला शायद कपड़े छोटे पहने हैं इसीलिए बलात्कार होते हैं। हम सोचते हैं शायद जो महिला है ये एक अलग धर्म से कनेक्टेड है, इसी वजह से शायद उसके साथ बलात्कार होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, बलात्कार के ना तो कोई धर्म होते हैं, ना तो कोई जाति होते हैं, ना तो कोई कपड़े होते हैं। बलात्कार उन महिलाओं के लिए भी हो जाते हैं जो बुरखे में रहते हैं, जो साड़ी में रहते हैं, जो सूट में रहते हैं, और जो स्कर्ट पहनते हैं, जो जीन्स पहनते हैं। बलात्कार उन बच्चियों के भी हो जाते हैं जो बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है, 3 साल की बच्ची के साथ भी हो जाते हैं और 50 साल की महिला के साथ भी हो जाते हैं। ऐसी एक कहानी मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। उस कहानी को सुन के आपको एक ऐसे समाज नजर आएंगे जिस समाज में हम लोग रहते हैं। हमारे दाएं बाएं कैसे लोग घूम रहे हैं, वो भी किसी के बाप होंगे, किसी के भाई होंगे, किसी के पति होंगे या किसी का बेटा होगा, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा हैवानियत घुसे हुए है, ऐसा हैवानियत एक उनके अंदर पले हुए है जिस हैवानियत को मौका मिलते साथ ही बाहर निकल आते हैं। आज के अंदर हैवानियत की हद पार हो जाते हैं। बात करूंगी देहरादून की आईएसबीटी का वो केस जो सुनने की बात आपकी और मेरी दिल दहल जाते हैं। मैं बात मेरी खुद हिम्मत नहीं हो रहे थे कि आपके सामने आके मैं बोलूं, लेकिन बोलना पड़ेगा और आपको भी सुनना पड़ेगा कि हम कैसे समाज में रहते हैं, उस समाज को कैसे हम बदल सकते हैं। बात है 12 अगस्त 13 अगस्त की। 12 अगस्त के दिन आईएसबीटी देहरादून के अंदर 13 अगस्त के दिन आईएसबीटी देहरादून के अंदर एक गार्ड का नज़र एक लड़की के ऊपर पड़ती है, जो लड़की सहमी हुई थी, भयभीत थी और दुखी सी लड़की पा रही थी। गार्ड को शक हुआ तो उसने चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे, और पुलिस भी आए और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर के जो लोग हैं वो भी वहाँ पहुँचे। तो देखते हैं कि उस लड़की की दाएं बाएं एक आदमी घूम रहे थे, जिसको शक होने की वजह से गार्ड ने पुलिस को फ़ोन किया। फिर उसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर के जो लोग हैं वहाँ पहुँचती है, बच्ची को वहाँ से लेते हैं, पूछताछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्ची डरे हुए थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। 2-3 दिन बीतने के बाद बच्ची होश में आती है। होश में तो थी लेकिन उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रही थी। उसके बाद उसने बताया कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा खंगालते हैं और खंगालने के बाद उस व्यक्ति मिल जाते हैं जो उस बच्ची की दाएं बाएं घूम रहे थे। उस व्यक्ति को जब पुलिस पकड़ लेते हैं, उसके बाद जो कहानी वो व्यक्ति बताते हैं पुलिस को, वो सुनकर आपका भी दिल दहल जाएंगे। बात है 12 अगस्त की, कश्मीरगढ़ दिल्ली। वहाँ पर वो लड़की आके ड्राइवर से पूछते हैं कि भैया ये गाड़ी क्या पटियाला जाएगी, पटियाला में जाने वाली गाड़ी कहाँ से मिलेगी। ड्राइवर ने बोला कि इस गाड़ी में बैठ जाओ और ये गाड़ी तुम्हें पटियाला छोड़ देंगे। बच्ची बैठ जाती है, बच्ची 15-16 साल की उम्र की है। बच्ची बैठ जाती है और बैठते हुए वो देहरादून पहुँच जाते हैं लगभग रात को 10:30 बजे। जब रात को 10:30 बजे देहरादून पहुँचती है, उसके बाद बच्ची फिर से पूछती है कि भैया हम पहुँच गए क्या। तो ड्राइवर और कंडक्टर ने बोला है कि बस थोड़े से ही दूर रह गए, आपको एक बस और लेना पड़ेगा, तब तक तुम हमारे साथ कुछ वक्त बिताओ। उसके बाद उस बच्ची के पास ड्राइवर और कंडक्टर जो हैवान है वो पहुंचती है, बच्ची के साथ अलग अलग जगह पे हाथ लगाते हैं, बच्ची के साथ गलत काम करना शुरू करते हैं और उसके बाद लगातार उस बच्ची के साथ बलात्कार करते हैं। जब बलात्कार कर रहे थे उस वक्त बच्ची का चीख जो आसपास के लोग सुन रहे थे, उसमें से 2 लोग और थे जो उस बस के बगल में एक बस थी, उस बस में जो ऋषिकेश से दिल्ली आते थे, उसमें भी 2 हैवान बैठे हुए थे। वो दोनों हैवान आते हैं और उसके बाद उस बस के अंदर घुस जाते हैं। जाने के बाद देखते हैं कि उस बच्ची के साथ ये दोनों ड्राइवर कंडक्टर हैवानियत कर रहे हैं, तो वो दोनों भी
कह रहे हैं कि हमें भी करने दो। तो इन ड्राइवर कंडक्टर ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, तुम भी करो। जब वो लोग करने लगे तो वही जो कश्मीरी गेट से देहरादून जो पहुंचे थे बस, उस बस का जो ड्राइवर था उसने पैसा लेते हैं, जो कैश जमा करना था, क्योंकि वो तो हैवानियत कर रहे थे, उसको वो भूल गए थे कि उसको कैश भी जमा करना था। वो कैश जमा करने के लिए केसीआर के पास जाते हैं और केसीआर के पास जाके जब कैश जमा करने लगते हैं तो केसीआर पूछते हैं कि आप इतना लेट क्यों हो गए हैं, आपकी तो बस बहुत जल्दी आ गए थे। तो वो सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे। जब केसीआर 2-3 सवाल किया, नहीं दे पा रहे थे, तो केसीआर को बोला कि मेरे बस के अंदर एक लड़की है, अगर आप चाहो तो जा सकते हो। आप खुद समझिए कि उस केसीआर की मानसिकता, और केसीआर ने भी तुरंत हाँ कर दिया, कैश ऐसे ही छोड़ के वो केसीआर भी उस बस के अंदर पहुंच गए। और उस बस के अंदर जब पहुंचे तो वो ड्राइवर दो आए थे, वो हैवानियत कर रहे थे। तो उसके बाद वो केसीआर को देखते बोला कि पहले साहब को करने दो, फिर हम करेंगे। फिर वो केसीआर ने भी उस बच्ची के साथ गलत काम किया। आप खुद समझिए कि हम कैसे समाज में रह रहे हैं। वो केसीआर ने ना तो उस बच्ची को बचाने की कोशिश करना, तो ड्राइवर जो बगल की बस से आके उस बस के अंदर घुसे थे, वो ड्राइवर ना तो बचाने की कोशिश करा, और ये दोनों ड्राइवर कंडक्टर, ये दोनों तो थे ही हैवान। तो आप खुद समझिए कि हम कैसे एक समाज के अंदर रहते हैं। उसके बाद उन्होंने जब गलत किया करके सब अपनी अपनी जगह लौटे और उस बच्ची को बाहर छोड़ देते हैं। सुबह होते हैं और बच्ची जब बाहर सहमी हुए, डरे हुए थे, तो वहाँ पर ही एक दुकान में थोड़ा बहुत मैगी बन रहे थे, ऐसी छोटी सी एक दुकान लगी हुई थी। उसके आसपास जब बच्ची को एक गार्ड ने देखा तो गार्ड को समझ में आया कि शायद बच्ची कुछ परेशान है। तो गार्ड ने बड़ी होशियारी के साथ फ़ोन किया चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे और पुलिस में, और उसके बाद वहाँ पर पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर के जो लोग हैं वो वहाँ पहुँचे, बच्ची के साथ पूछताछ करते हैं, और उसके बाद ये पूरा कहानी पता चलते उस हैवान को पकड़ने की बात। अब सवाल यह है कि ऐसी मानसिकता आखिर में आते कहाँ है। बेशक अभी ये बच्ची जो है उसको ट्रीटमेंट हो रहे हैं, बच्ची बता तो रही थी कि वो पटियाला की है, लेकिन बच्ची की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जो पुलिस ने पूछताछ किया उसके पता चला कि बच्ची जो है वो मुरादाबाद की है, क्योंकि बच्ची की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसी वजह से वो घर से बाहर निकल आए थे। जब मम्मी पापा उनसे मिलने के लिए आए तो बच्ची वहाँ जाने के लिए मना किया, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार कि मम्मी पापा की भी थोड़ा सा मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो अभी बच्ची का ट्रीटमेंट चल रहा है, और जो हैवान है 500 हैवानों को पुलिस ने पकड़ लिया है। सवाल यही है कि हम जिस समाज के अंदर रहते हैं उस समाज में हमारी बच्ची सुरक्षित नहीं है। हम जिस समाज के अंदर रहते हैं यहाँ पर हैवान आपकी दाएं बाएं घूमते हुए नजर आएंगे। उस हैवान के अंदर ऐसी मानसिकता पल रहे हैं जिसकी वजह से हर एक बच्ची हर दिन उन हैवानों की शिकार होते हैं। खुद समझिए, बहुत सारे बलात्कार की रिपोर्ट तो दर्ज ही नहीं होते, लेकिन हम एक ऐसे समाज में रहते हैं। वो जो बलात्कारी, जो 5 लोग जो बलात्कारी में शामिल थे जिसको पुलिस ने पकड़ा है, आप खुद समझिए उनकी उम्र 50 साल से ऊपर है, उनकी बच्ची की बराबर है, नातिन की बराबर है वो बच्ची, लेकिन उन्होंने वो उस वक्त ये नहीं सोचा कि ये हमारी बेटी भी हो सकते हैं, ये हमारी नातिन की बराबर हो सकते हैं। लेकिन उन हैवानों के अंदर इतना हैवानियत घुसे हुए थे कि उन्होंने उस बच्ची को तब तक नहीं छोड़ा जब तक उस बच्ची की हालत ख़राब ना हो गया हो। हम ऐसे समाज में रहते हैं, तो हमें ये सब बदलाव करना ज़रूरी है। अब आपको लगेगा कि मैं आज ये सब बातें क्यों कह रही हूँ, इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारी जो सरकार है, हमारी सरकार का स्लोगन यही है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। स्लोगन यही है कि महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई, उससे पहले की बीजेपी सरकार थी, लेकिन तब महिला सुरक्षित नहीं थी। और अभी तो जैसे बलात्कारों की बाढ़ आ रखे हैं, तो इस बलात्कार की बाढ़ को कहीं ना कहीं रोकने के लिए आपको और हमें भी आगे बढ़ना जरूरी है। हम भी अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा, यानी कि जो लोग खास करके महिला भी है और पुरुष भी है, जब उनके घर में बेटा पैदा होते हैं तो कहते हैं कि बेटा ही तो है, रात को आए तो कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। बेटे को भी अच्छे संस्कार देना जरूरी है। और जो बेटियां हैं, जिसको हम कहते हैं कि बेटियां ऑफिस जाते हैं या बाहर जाते हैं रात को, तो उनको पाबंदी लगाना ज़रूरी है। लेकिन आप खुद समझिए, किसी किसी के घर में तो ना तो बेटा होता है ना तो बाप होते हैं, उनकी बेटी सब कुछ करना पड़ता है। तो उनको रात को ही माँ अगर बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, तो कहाँ पर लड़कियाँ सुरक्षित हैं। तो ऐसी परिस्थिति, ऐसे समाज में हम लोग रहते हैं। इस समाज में बदलाव की ज़रूरत है। हम इस समाज के रहते हैं, भारत देश के अंदर रहते हैं, जहाँ पर माँ काली, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ कामाख्या को पूजते हैं। लेकिन यही समाज के अंदर खुलेआम महिला के साथ बलात्कार होते हैं, और आप और हम चुपचाप देखते रहते हैं और सुनते रहते हैं। हर दिन बलात्कार होते हैं, हर दिन। तो हमें इसके लिए स्टेप लेना पड़ेगा, हमें इसके लिए सोचना पड़ेगा कि आखिर में ये सब हो क्यों रहा है। सरकार
क्या कुछ कर रहे हैं कि सरकार ऐसे बलात्कारियों के साथ देते हैं। अगर वो अभी उन जमानत में बाहर निकले हैं, राम रहीम की जैसे बलात्कारी को बाहर निकाल दिया जाता है, तो आप खुद समझे बिल्किस बानो की जैसे जो बलात्कारी है वो जो बाहर निकलते हैं तो फूल माला से उनके स्वागत करते हैं। तो समाज में बदलाव आना जरूरी है, चाहे धर्म किसी का भी हो, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी भी धर्म से आप क्यों ना है, लेकिन बलात्कार की कोई धर्म नहीं होता, अपराधी के कोई धर्म नहीं होते। तो हमें इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा, तभी हमारे समाज में बदलाव आएंगे। हम हिंदू मुसलमान में उलझने से काम नहीं चलेगा। ना तो आपकी बेटी सुरक्षित है, ना तो हमारी बेटी सुरक्षित है, ना तो हिंदू की बेटी सुरक्षित है, ना तो मुसलमान की बेटी सुरक्षित है। इससे अच्छा कि हिंदू मुसलमान मिलके इस समाज को बदलने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। इस कहानी को सुन के आपका भी दिल दहल गया होगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बच्ची को ध्यान रखिए, सुरक्षित रखिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, और सरकार जो बोलते हैं उसमें कितना अमल कर रहे हैं उसमें भी आप ध्यान दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।